रात बीत चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर गिर रही थीं। राज्य के राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार से लौट रहे थे। महाराज, यहाँ कोई आदमी पड़ा है, हालत बहुत खराब है, लगता है किसी ने बुरी तरह मारा है। जिंदा है क्या? जी हाँ, अभी सांस चल रही है पर बहुत कमजोर है। इसे ऐसे मत छोड़ो, इसे हमारे साथ ले चलो। कौन जाने इसकी जान बचाना ही हमारे धर्म का काम हो। इसे सावधानी से महल पहुंचाओ। वैद्य को तुरंत बुलाना, देर ना हो। वो मोहन को अपने साथ महल लेकर आते हैं। दिन बीत गए। मोहन धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें खुली तो सामने संगमरमर की छत थी। हवा में चंदन की खुशबू थी। मैं कहाँ हूँ? एक जाकर राजा को बताता है। महाराज, उस लड़के को होश आ गया है। ये सुनकर राजा तेजी से मोहन के पास गए। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ राजमहल में हो। जंगल में तुम्हें घायल पाया गया था। कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन है। मैं बस एक किसान का बेटा था। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे बताओ, मैं उन्हें ऐसा कठोर दंड देंगे, दोबारा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बहुत कमजोर हो। मोहन की आंखों में आंसू थे पर भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके जीवन का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू होने वाला है। कुछ दिन बाद मोहन की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। राजा हर दिन उसकी हालत पूछने आते और मोहन के विनम्र व्यवहार से वो बेहद प्रभावित हुए थे। एक सुबह जब मोहन महल के बगीचे में टहल रहा था, तभी राजा स्वयं उसके पास आए। मोहन, तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है? महाराज, आपकी कृपा और वैद्य जी की औषधियों से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है, लेकिन अब बताओ, तुम्हारा कोई घर, परिवार या ठिकाना है? नहीं महाराज, घर था पर अब ठिकाना नहीं रहा। अपने ही अपनों ने ठुकरा दिया। अब जो कुछ भी है बस ये सांसें हैं। राजा कुछ क्षण मोहन को निहारते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी पर भीतर कहीं एक अजीब यकीन भी। तुम्हारे जैसे ईमानदार और शांत स्वभाव वाले लोग अब कम मिलते हैं मोहन। यदि तुम चाहो तो महल में काम कर सकते हो। मैं महल में? पर महाराज, मैं तो सिर्फ एक किसान का बेटा हूँ। राजा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सच्चाई और कर्म ही असली पहचान है। आज से तुम हमारे राजमहल में काम करोगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। जिसे कल लातों से मारा गया था, आज वही महल में कदम रख रहा था। दिन सामान्य बीत रहे थे। मोहन अब महल के कार्यों में दक्ष हो चुका था। ईमानदार, शांत और सभी का प्रिय। पर एक सुबह महल की शांति अचानक टूटी। राजकुमारी कावेरी, राजा की इकलौती संतान, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गई। सारे वैद्य, औषधियाँ और पूजा पाठ सब असफल हो गए। राजा का चेहरा चिंता से भरा था और पूरा महल डर और निराशा में डूबा हुआ था। राजवैद्य, क्या कोई उपाय नहीं बचा? मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। महाराज, सामान्य औषधियां तो अव्यर्थ हैं, पर एक उपाय है। एक रहस्यमय पुष्प जिसे जीवन प्रभा पुष्प कहा जाता है। वो फूल सिर्फ काला पर्वत की चोटी पर खिलता है, जहाँ कोई सामान्य मनुष्य पहुँचना तो दूर, जिंदा लौट भी नहीं पाता। तो फिर कौन जाएगा वहाँ? मेरी बेटी का जीवन इस पुष्प पर टिका है। महाराज, वहाँ जाना मतलब यमराज के पास जाना। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। कोई भी सैनिक या दरबारी उस खतरनाक जगह पर जाने का साहस नहीं दिखा रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़ा मोहन धीरे से आगे बढ़ा। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं वो पुष्प लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम? लेकिन मोहन, वो स्थान साधारण नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहाँ जंगली जानवर, झरनों की गहराई और भयंकर अंधकार है। मुझे डर नहीं महाराज। जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया हो, उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचता। पर अगर मेरी कोशिश से राजकुमारी का जीवन बच जाए तो शायद मेरी जिंदगी का कोई अर्थ बन जाए। राजा उसकी आंखों में झांकते रहे। वहाँ डर नहीं था, केवल सच्चाई थी। और उसी क्षण राजा ने सिर झुकाकर अनुमति दे दी। जाओ मोहन, अगर कोई इस असंभव यात्रा को पूरा कर सकता है तो वो तुम। उसके कंधे पर एक छोटी पोटली थी और दिल में सिर्फ एक संकल्प, कावेरी को बचाना है, चाहे जान चली जाए। घंटों चलने के बाद जंगल का रास्ता और भी घना हो गया। पेड़ों के बीच अंधकार गहरा था। मोहन जैसे तैसे पर्वत की चोटी तक पहुंचा। वहां रोशनी झिलमिला रही थी। उस रोशनी के केंद्र में एक कमल जैसा जीवन प्रभा पुष्प खिला था।
तो ये है जीवन प्रभा पुष्प। वैद्य ने कहा था कि यहाँ खतरा होता है, ऐसा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मोहन जैसे ही पुष्प को लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक आवाज आई। रुक जा मानव, इस पुष्प को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। मुझे इस पुष्प की बहुत जरूरत। अगर मैं इसे यहाँ से नहीं ले गया तो राजकुमारी नहीं बचेंगी। अगर तुम इस पुष्प को किसी की जान बचाने के लिए ले जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तुम एक का भी सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है? मैं तैयार हूँ, बस मेरी राजकुमारी को बचाना है। हर कोई किसी के लिए आता है, लेकिन लौटता अपने लिए है। देखते हैं तू कौन है, देने वाला या लेने वाला। पहला प्रश्न, यदि तुझे पता चले कि तेरी मेहनत का फल किसी और को मिलेगा तो क्या तू उतनी ही मेहनत करेगा? हाँ, क्योंकि मैं कर्म के लिए मेहनत करता हूँ, न कि परिणाम के लिए। अगर किसी और को फल मिले तो शायद उसी की जरूरत ज्यादा थी। पहला उत्तर सही है, क्योंकि जो फल की इच्छा छोड़ देता है वो समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न, मैं हर किसी के पास आता हूं, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं पाता। जो मुझे खोता है वो पछताता है, जो मुझे बांधने चले वो मिट जाता है। बता मोहन, मैं कौन हूं? समय। तीसरा और अंतिम प्रश्न, अगर मैं तुझे कहूं कि इस पुष्प से तेरी राजकुमारी नहीं बल्कि तेरे अतीत को जीवन मिलेगा, तेरी खोई मां, तेरे पिता, तेरा सब कुछ, तो क्या तू फिर भी पुष्प उसी के लिए ले जाएगा? अगर मैं अपने अतीत को जगा दूं तो शायद कोई और किसी की भविष्य खो देगा। मैं अपनी यादों के लिए किसी का जीवन नहीं चुराऊंगा। राजकुमारी मेरी जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, और यही मेरा उत्तर है। तीनों उत्तर सच्चे थे। ले जा मनुष्य, ये पुष्प अब तेरा नहीं, तेरे कर्म का है। याद रख, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, पर परिणाम सिर्फ उन्हीं को देता है जो सच्चाई से खरे उतरते हैं। मोहन के हाथ में पुष्प चमक रहा था, आंखों में आंसू थे। वो मुड़ा और नीचे उतरने लगा, जहां उसकी प्रतीक्षा भाग्य नहीं कर्म कर रहा था। 3 दिन बाद मोहन महल लौटता है। महाराज, ये पुष्प अमृत समान है। यदि इसकी एक पंखुड़ी भी दी जाए तो मृत प्राण तक लौट सकते हैं। मोहन खुद राजकुमारी के पास गया, धीरे से पुष्प की पंखुड़ी उसके होठों पर रखी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की सांसें लौट आईं। तूने मेरा सब कुछ लौटा दिया मोहन, अब तू बदले में जो चाहे मांग सकता है। नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मोहन, तूने न केवल मेरी बेटी की जान बचाई बल्कि मेरे राज्य का सम्मान भी लौटाया है। मैं तुझे अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा देना चाहता हूँ। ये भूमि और सोने की 100 मुद्राएं स्वीकार कर। महाराज, मैंने ये सब धन के लिए नहीं किया था। मैं तो बस एक बीमार इंसान की मदद करना चाहता था। काफी समझाने के बाद मोहन ने राजा का उपहार स्वीकार किया। वह अपने गांव लौटा, वही मिट्टी, वही टूटी झोपड़ी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वो अब सिर्फ गरीब मोहन नहीं रहा, अब वो अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने वाला इंसान था। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया, गरीब किसानों का अच्छे मूल्य में अनाज खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया।